91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां, कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां और कार्यक्रम हम यहाँ पर लेकर आते हैं। और इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नीरजा गोयल जी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्लेयर हैं और इसके अलावा सोशल वर्कर भी ये हैं। नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से इनकी एक संस्था चलती है जो कि दिव्यांगों के लिए कार्य करती आ रही है। और एक ख़ास बात ये भी है कि नीरजा खुद भी एक दिव्यांग हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के संघर्षों में खुद आगे बढ़ती आई हैं और साथ ही अपने जैसे और व्यक्तियों को भी ये सहयोग करती आई हैं और उनके संघर्ष में भी ये उनकी सहभागी बनी हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती आई हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नीरजा जी का हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। तो नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं हेलो हल्द्वानी रेडियो का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मेरे को आपके यहाँ पे अपनी बात शेयर करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नीरजा जी, जैसे हम बात करेंगे आपसे शुरुआत से कि आप बैडमिंटन प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप बैडमिंटन प्लेयर हैं, इसके अलावा सोशल वर्क भी आप करती आ रही हैं। तो कैसे आपकी शुरुआत हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंची हैं? अगर हम शुरुआत से बात करें तो कैसे ये सफ़र रहता है? अगर आप शुरुआत से बात करते हैं तो मेरा जन्म 1980 में हुआ था। तब मुझे मतलब मैं 8-9 मंथ की बाद मुझे पैरालाइज का अटैक आया था, जिससे मुझे पता नहीं चल पाया कि अचानक मतलब मेरे को क्या, मेरी फैमिली को, कि इन्हें क्या हुआ है। और इसी तरह मतलब मेरे दोनों पैर में प्रॉब्लम थी और उसका इलाज हुआ। तो उसके बाद मेरे थोड़ा हैंड में भी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे हैंड और एक पैर में स्ट्रेंथ आने स्टार्ट हो गई। लेकिन मैं नॉर्मल बच्चों की तरह चलने में असमर्थ थी। और इसी के साथ मैं बड़ी होती गई और मैं देखती थी कि मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन मैं उनकी तरह ना खेल पाती हूँ, ना चल पाती हूँ। वो भाई एक जगह पे बैठी रहती थी। और ऐसे करते करते कुछ टाइम बीता। और जब मेरी एज 11 साल की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। वो हमारे लिए मतलब काफ़ी मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो हमारा जो बिजनेस था वो एकदम फॉल होने स्टार्ट हो गया। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम एक बात मेरे से कही कि मेरी मम्मी की भी थोड़ा तबीयत ख़राब चलती थी, तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो तो हम अपने मामा जी के पास आपको मतलब जो है पीहर मैं ले जाती हूँ, वहाँ पे रहेंगे और वो हमारे को जैसे भी करेंगे, हमारी केयर करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग खुद से कुछ करें तो आपको मेरी सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चुनाव था कि मैंने उस समय ये चुना कि हम लोग खुद मेहनत करेंगे, चाहे हमारे पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन हम मेहनत करके अपने ही घर में रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना है। तो वो मेरा एक लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव था। और मैंने उस टाइम ये फैसला लिया और मम्मी जी ने एक 10-15 हज़ार रुपये नानी जी से और कुछ लोगों से हेल्प लेके बर्तन की एक छोटी सी शॉप खोली, जहाँ पे हम हमारी पुरानी शॉप चलती थी। हम बहुत बड़े ऋषिकेश के एक बहुत बड़े आड़ती थे, लेकिन हमारा सब काम डाउन हो चुका था। ये था कि एक टाइम की रोटी भी घर में नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, मेरी मदर ने मुझे बहुत हिम्मत दी और ये काम हमने स्टार्ट किया। मैं सबसे घर में बड़ी थी, मेरी एज 11 थी। मेरे छोटे भाई बहन थे, भैया मेरे से छोटे थे, 2 सिस्टर थी। तो हम लोग जब शॉप में आए तो इस तरीके से हम देखते थे कि कई बार हम सुबह से बैठे हैं और हमारे पास 20 रुपये 10 रुपये का भी काम नहीं हो रहा है। तो हमारे पास खाने के लिए भी शाम के समय मतलब कुछ होता नहीं था। तो हम कभी मम्मी हिम्मत हारते थे तो मैं मम्मी को कहती थी आप हिम्मत मत हारिए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, जो हमारे पास है उसी में करेंगे। तो ऐसे हम लोग संघर्ष कर ही रहे थे। हमारे पे बहुत सारी दिक्कतें थी, फैमिली सपोर्ट्स नहीं था हमारे पास। हमारे ताऊ जी चाचा जी या कोई फैमिली से हमारे को सपोर्ट्स नहीं थी, ना ऐसा कोई सामाजिक वर्ग था उस टाइम पे कि कोई हमें सपोर्ट करे। हम खुद हिम्मत करते रहते थे। और जब कभी कोई काम होता था, जैसे सुबह से शाम तक में 200 रुपये का काम हुआ या 100 रुपये का,
तो हम लोग, मम्मी पहले कहती थी कि जिनसे हमने उधार लिया पहले उनके पैसे दो, चाहे घर में बाद में तुम लोगों के लिए वो ना हो। तो हमारी मम्मी जी ने हमें ये चीज़ सिखाई। ऐसे ही करके हमारा संघर्ष जारी रहा। और मुझे ध्यान है कि मतलब मैं आपको अगर उसे बयान करूँगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इतना ज़्यादा संघर्ष था कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी। तो मेरे माइंड में एक डर था कि कहीं मम्मी जी मतलब वहाँ पे जाने का, कानपुर अपने पियर जाने का फैसला ना ले लें। तो 4 बजे उठ के मैं सुबह से कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, क्योंकि मम्मी नहीं कर पाते थे और मम्मी जी जाके शॉप खोलते थे। फिर उसके बाद मुझे वो शॉप खोल के सामान लगा के देते थे, फिर मेरे को उस पर बैठना। तो इस तरीके से मेरा कंटिन्यू चलता गया और बहुत सारी दिक्कतें आई सामने। कभी हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कभी हम लोगों को किसी से कोई हेल्प लेनी पड़ रही है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे हमारा सब चीज़ ठीक होने लगी जब हमने बिजनेस पे ध्यान दिया। तो ये मेरे को याद है कि ऐसे करते करते मैं 14-15 साल की थी, हमारा बिजनेस ठीक हो गया और सब अच्छा चलने लगा। मेरे भी सपने बढ़ गए, मैं ऐसा करूँगी, घर को ये करूँगी। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था कि मैं घर में कुछ काम कर रही थी और मैं स्लिप कर गई। स्लिप करने से मेरे को अचानक ही मेरी कौन सी नस में मतलब दबाव आया, जो मुझे पता नहीं चल सका कि मुझे पैरालाइज अटैक आ गया नस दबने से। और मेरा जो एक पैर काम करता था, जिसके सहारे से मैं सब कुछ कर लेती थी, वो मैं बिल्कुल फुल बेड पे हो गई। और वो टाइम मेरे लिए एक बहुत संघर्षपूर्ण था, जिसमें कि मैं भगवान से बस यही कहती थी कि शायद मौत आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो एक पेनफुल टाइम था मेरा। मेरी पूरी फुल बॉडी पेन करती थी, क्यों धीरे धीरे नसें बंद होने से मेरी बॉडी में कोई मेरे पे हाथ टच भी करके डॉक्टर के ले जाना चाह रहा है तो भी मैं चिल्लाती थी, चीखती थी। और मतलब टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे था मेरा फुल उस टाइम पे। और मैं भगवान से रात दिन बस यही कहती थी कि शायद अब मैं नहीं जी पाऊंगी। और उसी के साथ धीरे से देखा, 6 महीने बाद मेरे भैया को फिट्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। मैं बेड पे रहती थी, भैया मेरे सामने ही जमीन पे गिर रहे हैं। कई बार एक पानी की बाल्टी मेरे को याद है भरी हुई थी और मेरे भैया को फिट्स आए, भैया उसी के अंदर गिर गए। तो मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ, मेरी मम्मी भी तबीयत खराब है और मैं देख रही हूँ सामने से मेरी छोटी छोटी 5-6 साल की बहनें हैं। और एक दिन भैया को बहुत सारे फिट्स आए। तो मुझे याद है कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे, हम ही 2 बड़े भाई बहन थे जो बिजनेस को देखते थे, तो हमारा फिर बिजनेस उसी 92 वाली कंडीशन पे आ गया था कुछ साल बाद। तो मतलब वो जो कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और जब मेरे भैया को हॉस्पिटल ले जाना था तो याद है मुझे, वो चवन्नी चवन्नी अठन्नी अठन्नी की पन्नी में पैसे थे। और मेरे भाई बहन, मेरी छोटी बहनें मेरे भैया को लेके जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में गई। तो डॉक्टर के पास गई, उन्हें घबराहट में ये भी होश नहीं था, उन्होंने भैया को फिट्स पे फिट्स आ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में। और उन्होंने डॉक्टर के सामने जाके वो पन्नी रखने को ही वो पन्नी तक नीचे फट गई। और मैं ये सब बातें सुन रही थी, मैं जा नहीं सकती थी, भैया को देख नहीं सकती थी। मेरे लिए काफ़ी पेनफुल हो रहा था वो सब चीज़ें मैनेज करना। और उस टाइम पे मैं मतलब हम ही तीनों बीमार हैं, मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स हैं। तो वो वक्त मेरा निकला। लेकिन फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक मुझे किसी ने बताया कि आपके यहाँ पे एक अमेरिका से डॉक्टर का कैंप लग रहा है, आप इन्हें दिखाओ। मैं वहाँ गई और मुझे याद है कि मेरे को गाड़ी में ले गए। तो मम्मी के पास 300 रुपये गाड़ी का किराया भी नहीं था। और मेरी भी ऐसी हालत थी कि मैं पूरे रास्ते चीख रही थी, क्योंकि मेरे को झटके लग रहे थे यार, गाड़ी का झटका भी मुझे सहन नहीं था। अगर हल्की सी गाड़ी हिले या कोई हाथ लगाए तो मैं चिल्लाती थी। तो मुझे सहन नहीं हो रहा, लेकिन मैं गई। और डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि इनका इलाज हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन आप, एक डॉक्टर हैं अजय शर्मा, उनके लिए उन्होंने मुझे लिख के दिया कि आप इनको दिखाओ। और उससे पहले मुझे कई डॉक्टरों को दिखाया गया था, लेकिन सब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हमसे इनका इलाज नहीं हो पाएगा। मेरी पूरी नसें और पैर एकदम जॉइंट हो चुके थे और मैं मतलब कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं थी। तो मैं डॉक्टर के जब गई तो मेरे से जब बातचीत चल रही थी तो डॉक्टर मेरे को आए मेरे पास घर में देखने के लिए। दोनों ने मुझसे ये कहा कि निर्जा, पैर सीधे करो। तो मैं पैर सीधे नहीं कर पा रही थी, मैं चिल्ला रही थी। तो बोले कोई नहीं, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी
और मेरे पैर सीधे करके उन्होंने मेरे को देखा कि ये चिल्ला रही है, फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे को मेडिसिन देनी स्टार्ट की। तो मुझे धीरे 10 दिन में 15 दिन में करके मेरा एक्सरे स्टार्ट हुआ, और मेरा एक्सरे हुआ, और मतलब मेरा इलाज चलता रहा। और मतलब डॉक्टर्स के लिए मेरे पास वो दवाई के पैसे भी नहीं थे, वो खुद सपोर्ट करते थे, अपने पास से वो दवाई देते थे मेरे को, जो भी मंथली की दवाई होती थी। और मैं एक्सरे करा यहाँ 15 दिन में मेरे को लगा कि थोड़ा सा मेरे पैर खुल रहे हैं। फिर ऐसे करते करते 4-6 महीने में मेरे अंदर धीरे धीरे पहले जैसा हो गया, लेकिन मेरा स्टैंडिंग होना बंद हो चुका था, पैर मेरे ख़त्म हो चुका था। नीचे जो था वो 2 साल के अंदर नस डैमेज हो गई थी, लेकिन पेन ख़त्म हो चुका था। मैं ज़मीन में बैठती थी तो अपने आप जो उठना बंद हो गया था वो शिफ्ट हो जाती थी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, कंघी करनी बंद थी, कंघी करने लगी थी। तो मेरे लिए लगता था कि मेरे को गॉड गिफ्ट मिल गया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन उसी के चलते मेरे को बस एक ही चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, व्हीलचेयर, जो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं व्हीलचेयर पे कभी रही नहीं थी। तो मेरे को दुकान भी देखनी थी, क्योंकि मेरे को अपने छोटे भाई बहन नज़र आ रहे थे कि मेरे भाई बहन बहुत परेशानी में, इनके पास खर्चा नहीं है और हम ऐसे कब से हेल्प लेके चलाएंगे। तो मैंने अपनी एक लकड़ी की चेयर के अंदर व्हील लगवाए, और मेरा दुकान और घर अटैच था। मेरे को लेके जाते थे मेरे भाई बहन, और मैं दुकान पे बैठती थी और उसी में कस्टमर के साथ जो भी डीलिंग करनी है, बातचीत करनी है, मैं करती थी। और भैया की भी तबीयत खराब चली रही थी, फिर भैया का इलाज करवाया। फिर मैंने घर से बाहर लेने के लिए मुझे सबने समझाया, मैंने जैसे तैसे व्हीलचेयर ली कि आसपास मतलब थोड़ा जा सकूं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी मैं चेयर से। बस गाड़ी में शिफ्ट करा तो अपने आप को शर्म करते करते फटाफट शिफ्ट हो गई, ये कर लिया, या ये कहीं जिद करके ले गए भाई बहन चलो, तो चली जाती थी। सालों साल हो जाते थे, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं अपने बिजनेस पे फुल ध्यान देती थी और बहुत मतलब खुश थी कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे वापस लौट रहा था। और हम लोग ठीक हुए। फिर उसी के साथ मैंने अपनी एक मेरी छोटी बहन है उसकी मैरिज करवाई, और मेरे भैया का इलाज हुआ, भैया को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, भैया ने भी शॉप देखनी दोबारा से स्टार्ट कर दी। मदर का इलाज भी हुआ, मदर भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए, और हमारी कंडीशन ठीक होने लगी। और उसके बाद मेरे को व्हीलचेयर तो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने अपना जाना आना थोड़ा बहुत चालू रखा। जैसे ये लोग मुझे जिद करके कहीं ले जाते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि मुझे कुछ करना है, एक नया कुछ करना है, मेरे माइंड में था। अब वो ही सोच रही थी कि क्या करना है मुझे, एक अपने घर से हट के कुछ क्या करूं, कुछ नए अचीवमेंट देखती थी, लोगों का खेलना, ये सब चीज़ें देखती रहती थी। फिर हमारे मेरा फिजियोथेरेपी भी मैंने खुद से स्टार्ट घर में डॉक्टर लगाया, क्योंकि हमारी थोड़ी कंडीशन ठीक हो गई थी। तो जो मैं पहले फिजियोथेरेपी नहीं करा पा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं खड़ी होकर चलने लगूं। तो इसके लिए मैंने फिजियोथेरेपी डॉक्टर को घर में बुलाया, उनसे फिजियोथेरेपी कराई। वो मेरे लिए बहुत बड़ा वो हुआ कि कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर ने एक ग्रुप बनाया, हैंडीकैप ग्रुप, जिसमें मैंने और लोगों से मिली। मुझे ऐसा लगा कि वो हैंडीकैप है तो वो इस तरीके से कपड़े पहनते हैं कि मतलब वो पूरा मतलब फिट रहते हैं, और मैं क्यों शर्म करती हूँ समाज से कि मेरे को इस तरह से कपड़े नहीं ढंग से पहनने चाहिए। लोग कहेंगे कि ये पैर खराब है तो ये कपड़े ऐसे पहन के बैठती है, ये ऐसे फैशन करती है। तो मैं जो नॉर्मल रहती थी उनको देख के थोड़ी थोड़ी हिम्मत आनी स्टार्ट हुई, और थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलना चालू करा। और उसी के साथ मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड के पास एक गाड़ी थी, 4 व्हीलर, हमने भी 4 व्हीलर ली थी। तो उन्होंने कहा कि 12,000 में इसमें सिस्टम लग जाएगा। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई, क्योंकि मैं सुनती थी गाड़ी में सिस्टम लगता है, लेकिन लोग कहते थे वो बहुत कॉस्टली होता है और गाड़ी की गारंटी नहीं होती कि वो ठीक चलेगा या नहीं, कि मतलब नॉर्मल चला पाएगा। तो मैं वो सोचती थी कि शायद सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी ली है मेरी मदर ने मेरे लिए, कि निर्जा कहीं जाती आती नहीं है तो हम निर्जा को बाहर ले जाया करेंगे मेरे लिए। मैं गाड़ी में बैठ के बहुत खुश होती थी जब घर से बाहर जाती थी। तो मैं इसीलिए वो गाड़ी में सिस्टम जब सुना 12 में लगेगा, नॉर्मल चला लेंगे, तो मैंने उसी समय जयपुर कॉल की, और जब उसको सर को बुलाया, मुझे सिस्टम लगाना है, आज ही लगाना है, कैसे भी आप आ जाओ। तो उनसे बहुत जिद करती रही। फिर वो 2-4 दिन के अंदर आए, उन्होंने मेरी गाड़ी में सिस्टम लगाया, और मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि मैंने खुद से जो साइकिल भी कभी नहीं चलाई थी, मैंने 15 दिन के अंदर रोड पे गाड़ी बाहर निकाल दी।
खुद से अकेले। और मैं बहुत खुश होने लगी उसके बाद कि मुझे एक समाज में एक अप्रिशिएट होने लगी। लोग बोलते थे निर्जा में हिम्मत है, तो और हिम्मत बढ़ती थी। कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते थे, कुछ लोग मोटिवेट भी करते थे। तो मुझे फिर लगा कि मैं मोटिवेट की तरफ ही अपना कदम बढ़ाऊं, कि जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्विमिंग स्टार्ट की, स्विमिंग करी, अमेरिका तक वो स्विमिंग की वीडियो गई, सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने 1,000 लोगों के बीच में गिटार प्ले किया, जिसमें मैंने सॉन्ग गाया। और मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, फर्स्ट स्टेज पे आना। लायंस क्लब के मेले में मैंने वो जब गिटार प्ले किया था, उस दिन मेरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं पब्लिक का सामना कर रही हूँ। तो ये मेरा बस, फिर मेरी कहीं से भी रुकी नहीं, मैं चलती चली गई, चलती चली गई। और ऐसे मेरे साथ जो मेरे हैंडीकैप भाई बहन थे, तो मैंने उन्हें भी अपने साथ लेके जोड़ना स्टार्ट कर दिया कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं जो भी मेरी तरह मुझे दिखता था, जब हमारा ग्रुप बना, मैं लोग उससे कांटेक्ट करती थी। सड़क पे मुझे कोई चेयर से जाता हुआ दिख जाए तो तुरंत उनको रोक के बताना, कोई भैया दिख जाए, कोई दीदी दिख जाए, कोई लड़का दिख जाए, सबको रोक के आप ऐसा कर सकते हो, आप क्या करते हो, उनके बारे में उनकी नॉलेज लेना और उन्हें मोटिवेट करना। अपने अंदर से ही मेरे ऐसा आया कि मैं ऐसा करूं कि कल मेरे लिए किसी ने करा, आज मैं भी ऐसा करूं। सब मुझे कहते भी थे कि निर्जा तुम पागल हो, सारे दिन कोई दिख जाता है तुरंत गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उनको बुला के लाओ, मैं बात करूंगी, उनके बारे में पूछूंगी वो क्या करते हैं। और ऐसे करके मैंने कई लोगों की लाइफ में चेंजेस लाई और कई लोगों की गाड़ी में सिस्टम लगाया। मैं पहली लड़की थी कि जिसने उत्तराखंड में लाइसेंस बनवाया 4 व्हीलर का, गवर्नमेंट से लड़के। और मैं 2 साल बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला चुकी थी, मुझे किसी ने रोका नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि नहीं, मैं लीगल करूँगी, जो काम है इलीगल नहीं करना। उसमें मेरी काफ़ी फाइट हुई, वो तैयार नहीं हुए, लेकिन मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी। और मैंने सिर्फ 3 महीने के अंदर उनको फॉलो करते हुए जो उन्होंने रूल बताए, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने लाइसेंस बनवाया। और उसके बाद मैंने कम से कम 10 से 15 लोगों के लाइसेंस और बनवाए। निर्जा, जैसे आपसे बात हुई, काफ़ी सारा संघर्ष आपकी ज़िंदगी में रहा, तो आपने अपने पूरे संघर्ष की जो दास्तान है हमारे सामने रखी, हमारे श्रोताओं के सामने रखी। तो जैसे आपकी बैडमिंटन की जो शुरुआत होती है, वो बैडमिंटन की शुरुआत कैसे होती है और कैसे आप इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर्स बनती हैं? अब जैसे मेरी जर्नी रुकी नहीं, मैं सबके साथ ग्रुप में रहना, सबसे मिलना, बातचीत करना, और जो भी मेरे को अच्छा लगता था मैं वही काम करना चाहती थी। छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना, कुछ भी मुझे, चाहे वो गिटार हो, स्विमिंग हो, गाड़ी चलाना हो। यहाँ तक कि मेरा सपना था कि मैं रेस भी करूँगी, लेकिन मेरी फैमिली एग्री नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही मेरे को बैडमिंटन का एक छोटा सा कैंप का बारे में, मतलब किसी ने बताया कि हमारे ऋषिकेश में कैंप हो रहा है। मेरे फ्रेंड थे वरुण जैन, कि निर्जा आप उसमें आना और उसमें एक बार आप मतलब बात करके देखना, पार्टिसिपेट वगैरह करना। तो मैं उस कैंप में गई और मैंने उसी दिन जब कैंप में गई थी, तो मुझे याद है कि मैंने पूछा कि मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ, जब वो बता रहे थे। तो मेरे लिए वो ड्रीम था मेरा एक, क्योंकि मैं बच्चों को खेलते देखती थी लेकिन कभी सोच नहीं पाती थी कि मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ। तो बोले हाँ आप खेल सकते हो। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं कैसे करना है थोड़ा सा बताइए। तो बोले आप बैठे बैठे कुछ नहीं है, आप शटल को लेना और वॉल पे थ्रो करना, पहला स्टेप उन्होंने बताया मुझे सर ने। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे साथ और 10-15 लोग भी बैठे हुए थे जो हैंडीकैप थे, लेकिन मैंने उन लोगों को भी कहा कि आप आज ही से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन वो एग्री नहीं हुए। लेकिन मैंने घर में आई रात को, मेरे को याद है वो कैंप ख़त्म हुआ था 7 बजे, मैं घर में आई तुरंत मैंने पैसे देके अपने लिए रैकेट और सेटल मंगाई, और जो बोला था वही रात ही को स्टार्ट कर दी, बॉल पे थ्रो करना। तो ऐसे करती मैं 5-7 दिन करती रही, और मैं देखती थी मेरी शटल एक बार डाल रही हूँ नीचे गिर रही है, फिर मैं झुक के उठा रही हूँ, फिर डाल रही हूँ। मतलब मैं पूरी पसीने से लथपथ हो जाती थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या इंटरेस्ट आता था, मैं खेलती और गिराती जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे कोई खिलौना मिल गया। उस टाइम मैं कम से कम रही होंगी तो 32 साल की, लेकिन मैं बच्चे की तरह बन चुकी थी। मेरे हाथ में शटल और रैकेट, इतना मतलब बड़ा ड्रीम था मेरे लिए वो। अब मैं खेलती गई, फिर मैंने देखा कि मुझे अब और आगे खेलना है। तो मैंने छोटे छोटे बच्चे थे मोहल्ले के, उन्हें बुला के कहा मेरे साथ खेलो। वो तैयार ही नहीं होते थे, हैंडीकैप है क्योंकि मैं सेटल मेरी गिर जाती थी, तो बच्चे नहीं होते थे तैयार। फिर मैं उन्हें 10-20 रुपए का लालच देती थी, आपको चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी, फिर तो खेलो। तो वो मेरे साथ खेलना स्टार्ट कर देते थे।
तो ऐसे करके कभी किसी बच्चे के साथ खेल रही हूँ, कभी किसी बच्चे के साथ खेल रही हूँ। फिर मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, मोहल्ले वाले भी देखते थे मेरे को, सारे मेरे नेबर्स तो बोलते थे क्या कर रही है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहती थी मेरा स्टेट गेम होने वाला है, मैं जाऊँगी, ऐसे बोलती थी मैं। बड़ी खुश होकर सबको बोलती थी स्टेट गेम। मुझे ये भी नहीं पता स्टेट में क्या होगा, क्योंकि मैं कभी गई नहीं, कैसे खेलते हैं क्या। और मैं स्टेट में भी गई और मेरे जो भी वीक पॉइंट्स थे मैंने सबको बता दिए, अपने साथ के प्लेयरों को कि मुझे ऐसा है। मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे अपने लोगों को हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने सब बताया आप ऐसे खेलो, और उन्हें बता रही हूँ कि आप भी ऐसे खेलो, मैं ऐसे खेलती हूँ। तो मैं गई, लेकिन मेरा स्टेट पे कोई मेडल नहीं आया वहाँ पे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे तो इंटरेस्ट था, खेलने से मतलब था। जब मैं स्टेट पे खेली तो मेरे को ये पता चला कुछ दिन बाद, 1 डेढ़ महीने बाद, कि अब हमारे लिए नेशनल का ट्रायल होने वाला है, तो अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो आप आगे खेलोगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैंने फिर हर जगह, मतलब आप देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गए, बच्चे हो गए बड़े, कोचेस हो गए नॉर्मल के, मैंने सबसे बात करनी स्टार्ट की कि आप मुझे प्रैक्टिस कराओ। सबने मुझे मना कर दिया कि हमारे हिसाब से आपके स्टेडियम नहीं है, हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। कोच ने मना कर दिया, कहीं स्टेडियम ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं रोज़ जाती थी, सुबह मॉर्निंग निकल जाती थी, 2 2 घंटे तक ढूंढती थी कहीं कुछ ऐसा हो जाए। तो नहीं हुआ। फिर मुझे बाद में एक हमारे मेरे सर हैं श्री जितेंद्र बिष्ट जी, जो नॉर्मल बच्चों को कोचिंग देते हैं, उन्होंने मेरे को कोचिंग कराने के लिए ओके कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी कि जो ये मेरे नॉर्मल बच्चे हैं, आपको इन्हीं के साथ खेलना होगा, और इन्हीं के साथ जो भी है, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ, और इनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा सर अब तो ढूंढते ढूंढते 15 दिन हो गए, रह गए मेरे गेम को, मतलब नेशनल जाने के लिए, तो अब मैं तो इन्हीं के साथ खेलूंगी, और आप कहोगे बहुत अच्छे से, जैसे कहोगे वैसे करूँगी। तो उन्होंने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया कि मतलब 1 घंटे 5 से 6 आप खेलना। लेकिन मैं वहाँ 5 से 8 रहती थी, और कंटिन्यू हर बच्चे को पकड़ के, मुझे साइड में जगह मिली थी, कोर्ट पे भी नहीं मिली थी। सर कहते थे कोर्ट मेरे बच्चों का चलता है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, मुझे वो भी मंजूर है, मुझे साइड गैलरी जो बड़ी एक अलग से बना था, जिसमें नेट वेट नहीं था, तो वो कहते थे आप यहाँ करो। तो मैं 4 घंटे उसी पे प्रैक्टिस करती रहती थी कंटिन्यू, और 15 दिन के अंदर मैं नेशनल पे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई फर्स्ट बार, जो मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट था। मिला कि मैं उस दिन, मुझे लगा कि अब तो मुझे रुकना ही नहीं है, और वही मेरी मंजिल की शुरुआत हुई कि मैं आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती, मतलब उसके बाद से मैंने अपने साथ के हैंडीकैप जो भी मेरे भाई बहन थे, जो मेरे साथ के थे, उनके लिए हर जगह रैंप देखना कि कहाँ रैंप है कहाँ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल। तो मैं हर जगह एक फ़ाइट करती थी, लेटर्स देती थी कि यहाँ पे रैंप होना चाहिए, समाज कल्याण जा रही हूँ तो यहाँ रैंप होना चाहिए। क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाँ, उस समय जब मैं पहली बार घर से निकली थी, जब नेशनल तक गई अकेले, सिस्टर मेरी पूरी सपोर्ट करती थी उसमें, तो उस दिन मुझे समझ आया कि हमारा लक्ष्य है कि हमें बोलना पड़ता है समाज में, तब हमारी बात कोई सुनता है। जैसे आज मुझे कोच ने प्रैक्टिस के लिए करा, या कोई हमारे साथ की अवेयर चीज़ें नहीं हैं उनको अवेयर करना। तो हर जितने भी बैंक हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऋषिकेश में मुझे ध्यान है कि 90% हर जगह मैंने रैंप का प्रयास किया और सफल रही, और हर जगह वहाँ रैंप बना। देहरादून समाज कल्याण तक में भी रैंप नहीं था, वहाँ पे भी 15 दिन के अंदर मेरे लेटर के बाद रैंप पूरा एक्सेसिबल बना है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी, और मैं रुकी नहीं, उसके बाद कंटिन्यू मैंने कई नेशनल मेडल और कई स्टेट खेले, जिस पे मैं गोल्ड लेकर आई, नेशनल पे मैं सिल्वर मेडल लेकर आई, 4 नेशनल खेल चुकी हूँ, हर नेशनल पे मैं मेडलिस्ट हूँ, और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली। और इसमें पूरा जो कहते हैं एक बैकबोन होती है, बैकबोन हमारी, वो मेरी छोटी सिस्टर नुपुर गोयल रही, जिसने मेरे को, मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी कह सकती हूँ, कि उसने बन के मुझे हर टाइम, मैं कहीं भी जाना चाहती थी मैं साथ हूँ, चाहे वो कितनी भी टायर्ड हो रही हो, कितनी भी परेशानी हो रही हो, लेकिन वो हर टाइम मेरे साथ रहती थी, हर टाइम मुझे सपोर्ट करती थी। तो जो भी कुछ अचीवमेंट का आज जो भी मेरा श्रेय है, वो सब कुछ मेरी बहन नुपुर को जाता है। निर्जा, जैसे आपने बात की, आपने अपनी फैमिली के पूरे सपोर्ट की बात की, और ख़ास तौर पे आपने बात की कि आपकी सिस्टर हैं नुपुर गोयल, तो उनका भी आपको काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो आपकी सिस्टर नुपुर भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो नुपुर से भी हम बात करना चाहेंगे कि उनके कैसे अनुभव रहते हैं आपके साथ, और क्या कुछ जो आप लोगों के अनुभव रहते हैं कभी कभार, जैसे
कभी कभी बीच बीच में कुछ नोक झोंक भी होती होंगी, तो क्या कुछ रहता है उस दौर में माहौल? सिस्टर मेरी बता रही थी जैसे हम दोनों बहनों की नोक झोंक होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दोनों काफी लड़ते हैं, पर लेकिन बाद में मैं इनका चेहरा देख के खुश हो जाती हूँ, क्योंकि इनकी स्माइल से ही मुझे हिम्मत मिल जाती है। और कई बार मैंने इन्हें देखा है, जब मेरी हिम्मत टूटती है तो यही मुझे हिम्मत देते हैं कि हमें अभी और बहुत कुछ करना है, अभी बहुत आगे बढ़ना है। तो इनकी हिम्मत से ही मेरी हिम्मत है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं ये कहूँगी आज जो भी है जैसे भी है दीदी अपने बल पे कर रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं है। मैं दीदी से हूँ, दीदी मुझसे नहीं है। नूपुर, काफ़ी बेहतर बात आपने कही, जैसे कि आपने कहा कि मैं दीदी से हूँ, दीदी मुझसे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए परिवार हो, समाज हो, इसमें ये है कि एक दूसरे के सहयोग से ही हर कोई आगे बढ़ता है। सो नीरजा, आते हैं आपके पास। तो जैसे हम देखते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बैडमिंटन को अपना हमसफ़र बनाया, और इसके अलावा ख़ास तौर पर आप गिटार प्ले करने की भी शौकीन रही हैं। कहीं ना कहीं गिटार जब आप प्ले करती हैं तो एहसास हुआ हम आपसे बातचीत के दौरान, जो आपका जो गिटार प्लेइंग का जो शौक़ है वो आपको काफ़ी हद तक अंदर से हिम्मत भी देता है। इसके अलावा और क्या कुछ आपके ख़ास शौक़ रहे हैं, या मेरा फिर? जो जैसे आप कहेंगे शौक की बात, तो शौक तो मेरा मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया अचीव करने का रहता है। जैसे मैं बाइक राइड करूँ, ये करूँ, मतलब बहुत सारे नए, मतलब कुछ अमेजिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो मेरा हमेशा से रहा है। लेकिन बैडमिंटन मेरा मेन एम है। मैंने व्हील चेयर रेसिंग करी, 10 किलोमीटर मैंने व्हील चेयर रेसिंग करी, जिसमें मैं प्रथम आई। 5 किलोमीटर में भी मैं 4-5 बार ट्रॉफी ला चुकी हूँ उत्तराखंड पुलिस से। और मैंने आपके स्पर्श गंगा अभियान चलाया, समाज जो मतलब साफ सफाई के लिए होता है, जिसमें कि मुझे निशम जी द्वारा, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मान दिया गया और मुझे तिल्लू रतौली पुरस्कार मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं आज ब्रांड एम्बेसडर हूँ उत्तराखंड से। तो ऐसे ही मेरे को ध्यान है कि मेरा एक और मतलब जब मेरी ट्रस्ट ओपन हुई, तो मैंने कुछ दिन पहले हम दोनों बहनों के मन में आया था कि अपने लिए तो सभी करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करा जाए। तो मेरी बहन का भी यही था कि मैंने कहा ये मैरिज नहीं करती है, लेकिन इसका इंटरेस्ट ही नहीं है मैरिज में, और कुछ ये मेरी वजह से भी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो इसने नहीं करी। लेकिन हमने एक लक्ष्य बनाया कि हम दोनों क्यों ना कुछ लोगों की सेवा करें। तो हम लोगों ने खुद घर में 50-60 रोटी बनाई, और घर में सब्जी बना के हम लोग जहाँ गरीब लोग रहते थे वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट, त्रिवेणी घाट हमारे यहाँ कहलाता है ऋषिकेश में, हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे। ऐसे करके मेरी एक स्टार्टिंग हुई कि मैंने 60 रोटी से स्टार्टिंग की थी, फिर मेरे साथ कुछ लोग जुड़ते चले गए, तो हमने 500 रोटियाँ तक हमारे पास आने लगी। हर फ्राइडे हम डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे। फिर सब्जी का होने लगा। ऐसे ही मुझे ध्यान है कि एक बार लॉकडाउन, आपको भी याद है कि लॉकडाउन लगा था, और मैं कंटिन्यू 1.5 साल से वर्क कर रही थी, जो डिसेबिलिटी के ऊपर होता है या खाना बांटना होता है। तो जब लॉकडाउन लगा तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आज सबसे ज़्यादा जिन लोगों को हम खाना बांटते हैं उन्हें ज़रूरत है हमारी, तो उस समय क्या किया जाए। मैं यही सोच रही थी 2 दिन से, कि मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा था कि जब सब लोग थे तो हम भी उनके साथ थे, लेकिन आज वो बुजुर्ग गरीब लोग जो चल नहीं सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल एक जगह पे बैठे हैं, उनका तो दिनचर्या यही थी। तो हम दोनों बहनों ने पैकेट्स वगैरह होते हैं, कोई शॉप खोली थी, उनसे बात की, और मेरे पास 2-3 हजार रुपए रखे थे उस टाइम लॉकडाउन में, और वो पैकेट्स हमने बनाए 70-80। और पुलिस वालों की हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, हम पीछे के रास्ते से, आज सभी के सामने बात आती, पीछे के रास्ते से छुप के हम उनका जो एक रहने का सराय वो था उसमें गए, और हमने उन लोगों को वो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। तो 2 दिन तो मैंने कर लिए क्योंकि मेरे पास पैसे थे, लेकिन उसके बाद तीसरा दिन हो रहा था कि कैसे करूं, तो कुछ सामान तो उसमें से मेरे पास हो रहा था उन पैकेट के लिए। तीसरे दिन मैंने शॉप वाले से जब पूछा कि, मैंने कहा भैया इसमें कुछ बार्गेनिंग करी, मैंने कहा कुछ आप कम कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि कम नहीं तो मेरी तरफ से आज ये पैकेट बांट दो बेटा। तो वो मेरे लिए, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं मेरी तरफ से बांट दो, तो मैंने उनकी तरफ से वो पैकेट बनाया, फिर वो बांटे, फिर थोड़ा मैंने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से करा, और पुलिस से भी मैंने परमिशन ले ली, जिसमें मुझे उत्तराखंड पुलिस द्वारा सम्मानित भी किया गया था उससे पहले, तो वो मुझे समझ गए थे। मैंने कहा सर मैं ना घूमने के लिए बाहर निकलती हूँ ना किसी चीज़ के लिए, सिर्फ मेरा उद्देश्य है जो ये गरीब बैठे हैं प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं इन्हें डेली मतलब आके खिला सकूँ टाइम टू टाइम।
तो मैं सोशल मीडिया पे डालती थी, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ते चले गए। जब मैंने 2000 से जो शुरुआत की थी, 2000 रुपए से, मैंने पूरे लॉकडाउन, 2 लॉकडाउनों में 4 से 5 लाख रुपए तक का काम किया। 800 से 900 परिवारों को राशन दिया। उसी बीच में मैं घर घर जाती थी, तो कहीं देखती थी कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो मेरे पास जो पैसे भी आते थे मैं उनसे उन्हें व्हील चेयर दिलाती थी उसी टाइम, किसी को बैसाखी, किसी को। तो मुझे लगा कि शायद मैं ठीक कर रही हूँ और लोगों को चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो मेरे को जो हमारी उत्तराखंड की गवर्नर मैम थी, वो मेरे बारे में जानने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में जानती हैं। तो उनसे मेरी कुछ गेम को लेके मीटिंग थी, तब उन्होंने मुझसे कहा, नीरजा बेटा, मैंने सुना है कि आप बहुत सोशल वर्क करते हो, तो आप अपनी ट्रस्ट क्यों नहीं रजिस्टर्ड करते हो? तो मैंने कहा कि मैम आप सही कह रहे हैं, तो लेकिन मेरे को ट्रस्ट रजिस्टर करूँगी, फिर लोगों की थिंकिंग ऐसे होगी कि ये इनकम कर रही है, ये है वो है। बोले कोई कुछ नहीं करेगा, आप ट्रस्ट रजिस्टर कराओ, 15 दिन के अंदर, मैं कह रही हूँ। तो महामहिम जी ने जब मुझे कहा और मैंने कराई, तो धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे और उन्होंने कहा आगे चल के जब आपकी ट्रस्ट अच्छा काम करेगी कुछ साल बाद, तो हम गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। तो मैंने उसी निस्वार्थ भावना से जो मैंने काम स्टार्ट किया था, तो वो मेरा कंटिन्यू आज भी चल रहा है। और आज ऐसा है कि मैं 20 लड़कियों को निःशुल्क सिलाई सिखाती हूँ, 25 बच्चों को निःशुल्क मैं पढ़ाती हूँ, उन्हें पूरा बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी उनके लिए होता है, ड्रेस से लेके उनके गर्म कपड़े, शूज़ वगैरह, सब चीज़ मैं उन्हें दिलवाती हूँ ट्रस्ट के माध्यम से। खाने का मेरा कंटिन्यू चलता है और अभी तक मैं 200 से आपके 250 के बीच में व्हील चेयर उपलब्ध करा चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरी व्हील चेयर की ये होती है, जिसके लिए मैंने अभी गवर्नमेंट से भी बात की है, कि जो मैं व्हील चेयर उपलब्ध कराती हूँ अपने ट्रस्ट के माध्यम से, वो स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग होती है। जो पेशेंट होता है, अगर उसे नॉर्मल देना है तो वो नॉर्मल पेशेंट के अकॉर्डिंग है, और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसकी कंडीशन को देख के उसे चेयर दिलाती हूँ और उसे इंडिपेंडेंट करने के लिए उसके घर जाके विजिट करना, उसे मोटिवेट करना, उसे समझाना कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो, वो सब उनसे बातचीत करती हूँ। वो जिस क्षेत्र में कोई अभी गेम में आना चाहा, तो ऐसे 8-10 लड़के हैं उत्तराखंड में जो अभी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उन्हें गेम में लाई। वो बच्चे नहीं आना चाह रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उन्हें जिद करके मेरा लाना मतलब मेरे को बहुत बड़ी एक खुशी दे गया कि आज वो कहीं कोई नेशनल पे है, कोई स्टेट पे है और सब मेडलिस्ट हैं। कुछ लोग जॉब के लिए कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई जगह नहीं है जो मैं उन्हें रख सकूं, लेकिन मैं उनके घर जाके तो उन्हें समझा सकती हूँ कि मैं कैसी कैसी प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आगे भी हैंडीकैप जो मेरे, क्योंकि जो हैंडीकैप भाई बहन है वो मैं समझ सकती हूँ कि मैं उनकी प्रॉब्लम नॉर्मल से ज़्यादा समझूंगी उनकी, कि उन्हें क्या क्या चीज़ का दिक्कतों का सामना आता है, और उनके लिए मैं हमेशा जो मेरे से प्रयास रहता है मैं वर्क कर रही हूँ। और उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनाना, उन्हें ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना, और आज इसी के चलते मैं उत्तराखंड बोर्ड में सदस्य हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और तिलू रतौली पुरस्कार मेरे को मिला था 2020 में। स्टेट अवार्ड मुझे आज 3 बार मिल चुका है परसों मिला के, जो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो एक ही बार मिलता है, लेकिन वो मुझे 3 बार मिल चुका है, एक सोशल में खेलों के लिए, और कल मुझे माननीय सुबोध उनियाल जी और खजान दास जी के उससे मेरे को स्मृति चिन्ह मिला है। तो नीरजा जी, काफ़ी कम उम्र में आपने अपनी ज़िंदगी के ऐसे संघर्षों से, ऐसी चुनौतियों से आपने संघर्ष करके आप उन संघर्षों के बाद आगे बढ़ के आई हैं, और काफ़ी आपकी उपलब्धियां रही हैं। आपने स्पोर्ट्स में, इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में आपने अपनी कई सारी उपलब्धियां रखी हैं, और आगे भी हम दुआ करेंगे कि आप आगे भी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ती चली जाएं, और कुछ ना कुछ ऐसी मिसाल आप हमारे सामने और ज़्यादा पेश करें, जिससे कि हमें और जो हमारे श्रोता हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में संघर्ष को समझ सकें और किस तरीके से हम अपनी चुनौतियों से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि छोटी छोटी चुनौतियों से भी घबरा जाते हैं हमारे जैसे लोग कई बार। तो हमें भी ये सबक सीखना चाहिए कि कैसे हम इन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में नए रास्ते तलाश सकते हैं। नीरजा जी, चलते चलते अगर आप कोई और बात हमारे श्रोताओं से कहना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोई और संदेश? बस मैं यही कहना चाहूँगी आज सबके लिए एक छोटा सा,
हौसलों के तरकस में उम्मीदों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये थी नीरजा गोयल जी, जो कि अभी हमारे स्टूडियो में थी और एक बेहतरीन प्लेयर ये हैं और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो नीरजा जी का हमारी तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आप सभी से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।